आज हम पढ़ेंगे पॉज़न डिस्ट्रीब्यूशन एंड बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। बेसिकली इन दोनों के बीच में हमें अंतर मालूम होना चाहिए, डिफरेंस मालूम होना चाहिए। अगर हमें इसके बीच में डिफरेंस मालूम होगा तो ही हम क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। ये मैं कोशिश कर रहा हूँ कि शॉर्ट वीडियो बने पॉज़न और बाइनोमियल के ऊपर, बट मे बी पॉसिबल है कि लॉन्ग वीडियो भी बन सकता है। सबसे पहले आते हैं हम पॉज़न डिस्ट्रीब्यूशन में। तो इसकी पहचान हम कैसे करेंगे पॉज़न डिस्ट्रीब्यूशन में? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। लार्ज नंबर ऑफ़ इंडिपेंडेंट ट्रायल्स होंगे इसमें। अभी हम देखेंगे कि वो क्या लार्ज नंबर ऑफ़ इंडिपेंडेंट ट्रायल्स क्या होते हैं, और लो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस का रेट जो होगा हमारे पास में बहुत ही कम होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं बोलूँ कि अगर मुझे कुछ चीज़ मैन्युफैक्चर करनी है, फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे 100 बल्ब्स अगर मैन्युफैक्चर करने हैं और उसमें डिफेक्टिव जो पीस है उसके होने की प्रोबेबिलिटी 0.001 अगर मैं बोलता हूँ तो प्रोबेबिलिटी बहुत ही कम है ये। और लार्ज नंबर ऑफ़ इंडिपेंडेंट ट्रायल्स हैं, 100 ट्रायल्स हैं मेरे पास में, और मेरे पास में प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। तो इस टाइप के अगर क्वेश्चन आएंगे तो हम कहेंगे कि ये पॉज़न डिस्ट्रीब्यूशन है। पॉज़न, प्लीज़ डोंट कॉल इट पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, इट्स नॉट अ परफेक्ट वर्ड। It's a French scientist and the real name is Poisson distribution. So एक चीज़ हमेशा याद रखनी है, याद क्या रखनी है हमें, कि Poisson distribution में जो चीज़ होगी क्या होगी, ये याद रखना कि लार्ज नंबर ऑफ़ इंडिपेंडेंट ट्रायल्स होंगे। ये पहला फैक्टर है, लार्ज नंबर ऑफ़ इंडिपेंडेंट ट्रायल। और दूसरा फैक्टर हम देखेंगे लो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। अभी हम आएंगे इसको और ज़्यादा अच्छे तरीके से डिस्कस कर पाएंगे विद द हेल्प ऑफ सम क्वेश्चंस। दूसरा होता है बाइनोमियल, हमारे पास में डिस्ट्रीब्यूशन प्रोबेबिलिटी का, बाइनोमियल रैंडम वेरिएबल्स हम बोलते हैं उसको। तो काउंटिंग द नंबर ऑफ सक्सेसेस, हम इसमें जनरली डील करते हैं कि कितनी सक्सेस मिली है। काउंटिंग ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है। ये जो काउंटिंग ये लिखा हुआ है, ये दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। तो काउंटिंग द नंबर ऑफ सक्सेसेस, फॉर एग्जांपल इसका एक सिंपल सा मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, और क्वेश्चंस जनरली इसी टाइप के आते हैं बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में, कि हमने एक डाइस फेंकी और उसमें 4 आने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, या एग्जैक्टली 4 6 टाइम आने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी। फिक्स नंबर ऑफ ट्रायल्स। तो ये पहला चीज़ है काउंटिंग द नंबर ऑफ सक्सेसेस। ये तो मैंने एक डाइस का एग्जांपल इसमें एक मैंने दिया है डाइस का जो हम फेंकते हैं। और दूसरा, अगर मैं कॉइन का एग्जांपल देता हूँ, कॉइन में क्या आता है हमेशा, या तो हेड आता है या फिर टेल आता है। डाइस में क्या होता है हमेशा, या तो 1 आएगा या 2 आएगा, या अप टू 6 तक होता है हमारे पास में डाइस। तो ये हमारा सैंपल स्पेस हो गया है इसका। डाइस का सैंपल स्पेस हमारे पास में कितना होगा, 6 तक का। और कॉइन का हमारे पास में सैंपल स्पेस क्या होगा, या तो हेड आएगा या फिर टेल ही आएगा, यही होगा बस सैंपल स्पेस एक कॉइन को फेंकने में। ठीक है, तो ये दो चीज़ें हमेशा याद रखनी है। बाइनोमियल जो केस है उसमें काउंटिंग द नंबर ऑफ सक्सेसेस ये हम देखते हैं, और दूसरा फिक्स्ड नंबर ऑफ ट्रायल्स होते हैं। नंबर ऑफ़ ट्रायल्स क्या होते हैं, फिक्स्ड नंबर होते हैं। लेकिन पॉइजन में क्या होता है, पॉइजन मत बोलना, पॉइजन में क्या होता है, लार्ज नंबर ऑफ़ इंडिपेंडेंट ट्रायल्स होते हैं। 1000 ट्रायल्स या 2000 ट्रायल्स या 1 लाख ट्रायल्स या फिर 100 ट्रायल्स, कितने भी हो सकते हैं ट्रायल्स, और प्रोबेबिलिटी उसमें बहुत कम होगी। नंबर ऑफ़ इंडिपेंडेंट ट्रायल्स, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, जो हमारे पास में ट्रायल्स हैं इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे किससे, n से रिप्रेजेंट करते हैं, n नंबर ऑफ़ ट्रायल्स। और प्रोबेबिलिटी को हम जनरली p से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास में मीन का एक फार्मूला होता है इसमें। मीन जो आता है मेरे पास में, लैम्डा इक्वल टू NP होता है, नंबर ऑफ़ ट्रायल्स इनटू प्रोबेबिलिटी से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये फार्मूला वेरी इंपॉर्टेंट है पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में, क्योंकि हमें लैम्डा की ज़रूरत पड़ती है। हमारे पास में एक फार्मूला होता है, एक ही फैक्टर इसमें रिस्पॉन्सिबल होता है। तो पहचानोगे कैसे पॉइजन को, इसमें क्या होगा, एक डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन होगा। ठीक है, एक डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन होगा इसमें। दूसरा, डिस्क्राइब द नंबर ऑफ इवेंट्स अकरिंग इन अ फिक्स्ड टाइम इंटरवल। इसमें फिक्स्ड टाइम इंटरवल में नंबर ऑफ इवेंट्स हमें
दिए होंगे कि कितने हो रहे हैं। रिक्वायर्ड ओनली वन पैरामीटर, केवल वन पैरामीटर जो मैंने बताया था लैम्डा की ज़रूरत होती है, वन पैरामीटर लैम्डा। और लैम्डा किसके इक्विवेलेंट होता है, अभी मैंने बताया था एन डॉट पी के। अगर हमें टोटल नंबर ऑफ सैम्पल्स दिए हैं और पी हमें दे रखा है, प्रोबेबिलिटी दे रखी है, तो हम तब लैम्डा की वैल्यू निकाल सकते हैं एन इंटू पी। क्वेश्चंस में याद रखना, कुछ क्वेश्चंस घुमा के दिए होते हैं, उसमें लैम्डा की वैल्यू नहीं दी होती है, तो हमें क्या दी होती है, एन की वैल्यू दे रखी होती है और पी की वैल्यू दे रखी होती है। तो हमें क्या करना पड़ता है उन क्वेश्चंस में, पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन में लैम्डा इक्वल टू एन पी फार्मूले को लगाते हुए हमें क्या करना पड़ेगा, लैम्डा की वैल्यू हमें फाइंड करनी पड़ती है। अब आते हैं हम अपना सेकेंड पार्ट जो है बाइनोमियल जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें आते हैं। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, पी ये कैपिटल एक्स इक्वल टू एक्स, जो भी हमें नंबर ऑफ ट्रायल्स निकालने, एन सी एक्स पी की पावर एक्स क्यू की पावर एन माइनस एक्स। अभी हम इसको और अच्छे से इस फॉर्मूले के बारे में हम और अच्छे से सीखेंगे बट थोड़ी देर में। इसमें पी क्या होता है, पी जो रिप्रेजेंट करता है ये नंबर ऑफ सक्सेस, और क्यू क्या होता है, फेलियर, नंबर ऑफ फेलियर, ये होता है नंबर ऑफ फेलियर। तो एक फॉर्मूला हमेशा याद, पहले भी मैंने बताया था, P प्लस क्यू, नंबर ऑफ सक्सेस प्लस नंबर ऑफ फेलियर्स इक्वल टू हमेशा 1 के इक्वल होता है। ये फॉर्मूला हमेशा लगता है। तो कुछ फॉर्मूलेज हैं जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है, तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इसके लिए प्री रिक्वेसाइट क्या होता है हमारे पास में, देयर आर 2 पोटेंशियल आउटकम्स पर ट्रायल। हमेशा अधिकतर क्वेश्चंस इस टाइप के मिलेंगे, इसमें 2 आउटकम्स होंगे। जैसे सिक्का उछाल रहे हैं, नंबर ऑफ हेड्स, देखो यहाँ नंबर ऑफ हेड्स फ्रॉम 10 कॉइन टॉसेस, 10 सिक्के उछाले, टोटल नंबर ऑफ कितने हैं मेरे पास में, 10 सिक्के हैं, और नंबर ऑफ हेड्स उसमें कितने आ रहे हैं। तो इस टाइप से होगा। हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, देयर आर 2 पोटेंशियल आउटकम, 2 ही तो पोटेंशियल आउटकम है हमारे पास में, या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस पी इज़ द सेम अक्रॉस ऑल ट्रायल्स। ठीक है, जितने भी हम ट्रायल करेंगे उसमें प्रोबेबिलिटी पी की वैल्यू हमारे पास में सेम आएगी। लेट अस सपोज कि एक सिक्का हम उछाल रहे हैं, तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी हमारे पास में, 1/2 हो जाएगी। टेल आने की भी प्रोबेबिलिटी 1/2 हो जाएगी। ठीक है, तो द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस पी इज़ द सेम अक्रॉस ऑल ट्रायल्स। इसका मतलब ये है नंबर ऑफ ट्रायल्स आर फिक्स्ड, एन हमारे पास में फिक्स्ड हो गया है। ईच ट्रायल इज़ इंडिपेंडेंट, जो हर ट्रायल है वो इंडिपेंडेंट होगा। तो ये जस्ट एक कि हम कैसे पहचानेंगे चीज़ों को, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये चीज़ मैंने बताई है। तो पॉइसन में क्या होगा हमारे पास में, केवल एक फैक्टर हम यूज़ करते हैं पॉइसन में कि नंबर ऑफ इवेंट अकरिंग इज़ अ फिक्स टाइम इंटरवल, जो नंबर फिक्स टाइम इंटरवल होगा, इसके लिए फिक्स टाइम इंटरवल होगा। और रिक्वायर्ड ओनली 1 पैरामीटर, केवल एक पैरामीटर की ज़रूरत होती है इसमें। ठीक है, लेकिन बाइनोमियल में क्या होता है, काउंटिंग द नंबर ऑफ सक्सेसेस, कितने सक्सेस हुए हैं फिक्स नंबर ऑफ ट्रायल्स में। ठीक है, ये बात ध्यान रखना, यहाँ काउंटिंग द नंबर ऑफ सक्सेसेस है, काउंटिंग, ये यहाँ पर को ध्यान दो, काउंटिंग द नंबर ऑफ सक्सेसेस और फिक्स नंबर ऑफ ट्रायल्स होते हैं इसमें। बट पॉइसन में क्या होता है, लार्ज नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट ट्रायल्स होते हैं, एन की वैल्यू लार्ज होती है इसमें, एन की वैल्यू क्या होती है, वेरी लार्ज, और लो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस यानी सक्सेस होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ही कम होती है, बहुत ही छोटी होती है, ये अधिक होता है और ये छोटा होता है। ठीक है, तो ये आ जाते हैं। अब हम आते हैं डायरेक्टली क्वेश्चंस पे। ठीक है, उससे हमें ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो आते हैं हम बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में। तो पहला क्वेश्चन ये है कि अ 6 साइडेड डाई इज़ रोल्ड 12 टाइम्स, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ 4 5 टाइम्स। तो मुझे निकालना क्या है, सबसे पहले क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी होता है किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले। 6 साइडेड डाई है मेरे पास में, 6 साइडेड डाई का सैम्पल स्पेस क्या होगा, सबसे पहले तो ये देखना पड़ेगा आप सभी लोगों को कि सैम्पल स्पेस क्या होने वाला है। यहाँ पर को सैम्पल स्पेस क्या होगा 6 साइडेड डाई का, S इक्वल टू क्या हो सकता है मेरे पास में, S इक्वल टू सैम्पल स्पेस, डाई को अगर उछालेंगे तो क्या आएगा, या तो 1 आएगा या 2 आएगा या 3 आएगा या 4 आएगा या 5 आएगा या फिर 6 ही आएगा। तो मेरे पास में क्या है, सैम्पल स्पेस 6 है। ठीक है, अ 6 साइडेड डाई इज रोल्ड 12 टाइम्स, बार बार उछाला गया है यानी 12 टाइम्स उछाला गया है। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ 4 5 टाइम्स। मुझे क्या चाहिए, 4 चाहिए, यानी ये जो नंबर है ये 4 चाहिए और ये 5 बार आना चाहिए।
ये मेरे को दे रखा है 4 5 टाइम्स, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो इस टाइप के अगर क्वेश्चन आएंगे तो वो बाइनोमियल रैंडम वेरिएबल्स में आ जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर को फिक्स्ड टाइम आ गया, जैसे हमने यहाँ पर को देखा था, ये देखो बाइनोमियल के लिए क्या था, काउंटिंग द नंबर ऑफ सक्सेसेस और फिक्स्ड नंबर ऑफ ट्रायल्स होना चाहिए। ये दो चीज़ें फॉलो करनी चाहिए। तो आप लोगों ने देख लिया यहाँ पर को। तो अब ये देखोगे इसमें फॉर्मूला कौन सा लगता है, ये NCR या फिर NCR P की पावर R Q की पावर N-R या फिर NCX, इस केस में NCX, ठीक है, P की पावर X Q की पावर N-X। अब X क्या है यहाँ पर को, ये सब चीज़ें हमें ध्यान रखनी पड़ेंगी। P X इक्वल टू X होता है हमारे पास में, PX इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली X एक्सेस इन N ट्राइज। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, ट्राइज कितने कर रहे हैं हम यहाँ पर को, ठीक है 12 टाइम्स हम कर रहे हैं। N की वैल्यू यहाँ पर को क्या हो जाएगी, 12 आ जाएगी मेरे पास में, 12, क्योंकि रोल्ड 12 टाइम्स है। ठीक है, P गेटिंग अ सक्सेसफुल इवेंट, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ 4 5 टाइम्स, 4 मुझे चाहिए 5 टाइम्स में। ठीक है, 4 5 टाइम्स मुझे एक बार 4 आने की क्या चाहिए, प्रोबेबिलिटी क्या होगी, सैम्पल स्पेस से अगर निकालेंगे तो एक बार 4 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, मेरे पास में एक 4 चाहिए, यानी एक ये हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस आ जाता है प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 4, गेटिंग 4, तो ये क्या हो जाएगी 1/6 हो जाएगी, यानी एक बार 4 आए और 6 में से एक बार 4 आए, तो ये क्या हो जाएगी मेरे पास में 1/6 हो जाएगी। यानी ये तो है मेरे पास में सक्सेस, यानी एक बार सक्सेस मिलने की प्रोबेबिलिटी, यानी P। अगर सक्सेस न मिलने की प्रोबेबिलिटी निकालना चाहूँगा तो हमने पढ़ा है P प्लस Q क्या होता है, 1 होता है, यानी प्रोबेबिलिटी सक्सेस होने की प्रोबेबिलिटी अनसक्सेसफुल होने की प्रोबेबिलिटी इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, सक्सेस होने की प्रोबेबिलिटी जैसे हमने यहाँ निकाली 1/6, Q हमें निकालनी है इक्वल टू 1 हो जाएगा, इससे Q इक्वल टू क्या निकल जाएगा 1 माइनस 1/6, तो ये मेरे पास में कितना आ जाएगा 5/6 हो जाएगा। तो ये मेरे पास में P और Q की वैल्यू आ गई। अब मैं निकाल क्यों रहा हूँ ये P और Q की वैल्यू, क्योंकि विद द हेल्प ऑफ दिस फार्मूला सक्सेस की प्रोबेबिलिटी और अनसक्सेसफुल होने की प्रोबेबिलिटी और N की वैल्यू और R की वैल्यू, R यहाँ पर को X है। ठीक है, तो हम जनरली इन चीज़ों पे फोकस करेंगे। हमारे पास में अननोन क्या होगा, यहाँ पर को P होगा, Q होगा, N होगा, X होगा। अगर हमारे पास में ये 4 वैल्यूज़ हमारे पास में आ जाती हैं, ये 4 वैल्यूज़ हमें चाहिए, अगर ये 4 वैल्यूज़ हमारे पास में आ जाती है हम तो ईजिली क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो हमें क्वेश्चंस बहुत अच्छे से पढ़ने हैं किसी भी बाइनोमियल रैंडम वेरिएबल का क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले। तो इसने क्या बोला है, हम आते हैं क्वेश्चंस पे। तो इसने ये बोला है कि व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 4 5 टाइम्स, मुझे 4 क्या चाहिए 5 टाइम्स। हमारे पास में ये है प्रोबेबिलिटी X इक्वल टू X होता है। ठीक है, तो मुझे क्या चाहिए 4 चाहिए 5 टाइम्स। 4 आने की प्रोबेबिलिटी हम निकाल चुके हैं, देखो यहाँ पर को नंबर ऑफ ट्रायल्स, सबसे पहले तो नंबर ऑफ हमारे पास में नंबर ऑफ ट्रायल्स कितने हैं, बार हमने रोल्ड किया है उस डाइस को, 12 टाइम्स किया हुआ है। सक्सेसफुल इवेंट टू गेटिंग 4 एग्जैक्टली 5 टाइम्स। ठीक है, तो ये मेरे पास में X है, सक्सेसफुल इवेंट टू गेटिंग 4 एग्जैक्टली 5 टाइम्स, मुझे 5 टाइम्स चाहिए, यानी एग्जैक्टली उसने बता दिया है कि कितने टाइम्स मुझे चाहिए। ये क्या है मेरे पास में 5 हो गया। ठीक है, X इक्वल टू 5, इसलिए यहाँ पर को P5 लिखा हुआ है। N क्या है मेरे पास में, नंबर ऑफ ट्रायल्स, N 12, ये फॉर्मूले में रख दिया मैंने, NCX, X क्या है मेरे पास में, ये 5 है, NC 12C 5 आ गया। अब क्या होता है, मैंने बताया था कि P क्या है यहाँ पर को, सैम्पल स्पेस से हमें ढूंढना पड़ेगा। P सैम्पल स्पेस, किसका सैम्पल स्पेस, एक बात हमेशा याद रखना कि सैम्पल स्पेस अगर हम अगर हम डाइस को अगर हम थ्रो कर रहे हैं तो उसका सैम्पल स्पेस एक ही चीज़ हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 में से एक डिजिट ही तो आएगा सैम्पल स्पेस में। अगर हम डाइस वाला गेम खेल रहे हैं तो एक से लेके 6 के बीच में ही कोई चीज़ आएगा, कोई नंबर आएगा। तो इसलिए एक नंबर आने की प्रोबेबिलिटी, इसने क्या बोला है, एक ही नंबर क्या आ रहा है, वो 4 आ रहा है, 4 आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 1/6 हो जाएगी, इसलिए यहाँ पर को 1/6 आया है। 4 ना आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, दिस इज़ सक्सेसफुल, दिस इज़ अनसक्सेसफुल, तो 1 माइनस 1/6 वही 5/6 आ जाएगा। और इसकी वैल्यू को हम इसमें रखेंगे फॉर्मूले में, कौन सा फॉर्मूला है ये, NCX P की पावर
क्या होगा हमारे पास में p की पावर x, ठीक है, q की पावर n माइनस एक्स, सबकी वैल्यू आ गई मेरे पास में। n की वैल्यू है मेरे पास में कितनी 12 है, x की वैल्यू एग्जैक्टली कितना उसने बोला है एग्जैक्टली 5 टाइम्स आना चाहिए, इसकी भी वैल्यू, p की वैल्यू हमने निकाल चुके हैं प्रोबेबिलिटी से, q की वैल्यू p प्लस क्यू इक्वल टू 1 से q की वैल्यू भी निकाल चुके हैं, n की वैल्यू ऑलरेडी है मेरे पास में, x की वैल्यू भी है मेरे पास में। इसमें वैल्यू रखेंगे तो हमारे पास में जो आंसर आएगा इसको सॉल्व करने के बाद में विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर ये आ रहा है 0.0282425। तो इसको अगर परसेंटेज में निकालना है तो 100 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2.84% आ रहा है। यानी कहने का मतलब ये है कि हमारे पास में 6 साइडेड डाई अगर बार बार हम उछालें, उसको 12 टाइम्स उछालें, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ 4-5 टाइम्स, यानी 4 आने की 5 बार प्रोबेबिलिटी क्या होगी 2.8% ही है चांस। ठीक है, एक ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो सेकंड क्वेश्चन में करा रहा हूँ, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला क्वेश्चन, याद रखना। जैसे हम तुम्हारे एग्जामिनेशन होने वाले हैं, एक दिन बाद एग्ज़ाम है तुम्हारा फाइनल एग्जामिनेशन, तो इसमें क्या है कि क्वेश्चन मुझे दे रखा है कि अ मल्टीपल चॉइस टेस्ट कंटेन 20 क्वेश्चंस। ठीक है, एक मल्टीपल चॉइस टेस्ट है कंटेन्स 20 क्वेश्चन, जैसे मेरे पास में 1 2 3 4 ऐसे अप टू 20 क्वेश्चन हैं। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है कि विथ आंसर चॉइसेस ए बी सी डी। अब उसने क्या दिया, क्वेश्चन नंबर 1 है, इसके आंसर चॉइस क्या है ए बी सी डी, इनमें से एक टिक करना है तुम्हें, ए बी सी या डी में से एक ही आंसर होगा। ऐसी इसमें भी ए बी सी डी, ऐसी इसमें भी ए बी सी डी, यानी ऑप्शनल क्वेश्चंस हैं। ऐसे ही 20 तक का ए बी सी डी करके ऑप्शंस हैं। ठीक है, अब इन ऑप्शंस में से एक ही सही होगा, करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो ओनली वन आंसर चॉइस टू ईच क्वेश्चन रिप्रेजेंट अ करेक्ट आंसर, ये चीज़ बोल दिया, ओनली वन आंसर इज करेक्ट है। ठीक है, वो तुम्हें मालूम ही है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ स्टूडेंट विल आंसर एग्जैक्टली 6 क्वेश्चंस करेक्ट इफ़ ही मेक्स रैंडम गेसेस ऑन 20 क्वेश्चंस। अब एक स्टूडेंट है, वो कह रहा है एक स्टूडेंट 20 के 20 क्वेश्चन में तुक्के मार देता है, कह रहा है वो। ठीक है, 20 के 20 क्वेश्चन में तुक्के मार देता है, करते हैं स्टूडेंट्स, करते हैं ऐसा कि चलो ठीक है यार ये सही हो जाएगा। बट उसका कहना है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ स्टूडेंट विल आंसर एग्जैक्टली 6 क्वेश्चन करेक्ट। ठीक है, तो वो कह रहा है कि 20 क्वेश्चन में तुक्का मारा और उसके 6 क्वेश्चन सही हो जाते हैं, इसकी प्रोबेबिलिटी बताओ। ये है क्वेश्चन। ठीक है, आया समझ में कि मेरे पास में क्या है, जैसे मैंने तुम्हें क्या बताया था, मेरे पास में 1 से लेके 1 2 3 4 ऐसे करके 20 तक क्वेश्चन है, और उसमें क्या है ए बी सी डी करके मेरे पास में ऑप्शन है, और इन सभी 1 से लेके 20 क्वेश्चंस में तुक्का मार के आता है कोई स्टूडेंट। तो वो कह रहा है कि ऐसी प्रोबेबिलिटी निकालो कि उसके 6 जो क्वेश्चन है, एग्जैक्टली 6 क्वेश्चन वो क्या हो जाए, सही हो जाए वो क्वेश्चन। तो ये प्रोबेबिलिटी निकालो। ठीक है, अब देखो इसने मुझे सैम्पल स्पेस दे दिया है, ये तुम्हें थोड़ा लॉजिकली सोचना पड़ेगा। लॉजिकली कैसे सोचोगे, लॉजिकली देखो ये तुम्हें क्या दे रखा है, इसने टोटल क्वेश्चंस दे रखे हैं। टोटल क्वेश्चंस मेरे पास में 20 हैं, तो यहाँ पर को n की वैल्यू मेरे पास में 20 आ जाएगी, ये बात ध्यान रखना। n की वैल्यू मेरे पास में 20 दी गई है। ठीक है, उसके बाद वो क्या कहता है, क्या क्या चीज़ें हमें निकालनी होती है। अगर हम फार्मूले में देखेंगे तो फार्मूले में n होता है, x होता है, p होता है और q, ये 4 वैल्यूज़ आ गई। तो हम फार्मूले, देखो फार्मूला याद होना चाहिए, फार्मूले में ये 4 वैल्यूज़ होती हैं। अगर ये 4 वैल्यूज़ निकल गई तो कोई यानी फिर तो कैलकुलेशन ही है। ठीक है, तो फिर तुम्हें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल कैलकुलेशन। अगर तुम सिंपल कैलकुलेशन कर लोगे तो तुम्हारे 5 नंबर या फिर 10 नंबर का जो सवाल है वो बिल्कुल पक्का है। ठीक है, तो ये 5th यूनिट है, तो मोस्ट प्रोबेबली जो क्वेश्चन आएगा ये 10 नंबर या फिर 17.5 नंबर का आएगा तुम्हारा। तो तुम्हारे 17.5 नंबर या फिर 10 नंबर पक्के हैं इसमें। तो इसमें क्या है कि n इक्वल टू 20 है। ठीक है, ये हमने पहचान कर ली कि भाई चलो n की वैल्यू यहाँ पर को 20 है। x की वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू वो कह रहा है कि एग्जैक्टली 6 टाइम्स, एग्जैक्टली 6 क्वेश्चन उनके सही होने चाहिए। ठीक है, तो x की वैल्यू मेरे पास में यहाँ पर को जो फार्मूला होता है पी एक्स इक्वल टू छोटा x, यानी यहाँ पर कोई ये जो x है ये मेरे पास में 6 है वैल्यू। ठीक है, तो ये जो ये वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर को क्या आ जाएगी, 6 हो जाएगी, यानी 20C6। अब मेरे पास में n भी है और x भी है।
अब कमी किस चीज़ की हो गई है, पी की वैल्यू और क्यू की वैल्यू की, ठीक है। तो पी क्या होगा यहाँ पर को, अब उसने क्या दे रखा है, क्वेश्चंस में ही सब आंसर हैं, ठीक है। उसने दे रखा है कि ऑप्शनल क्वेश्चन है, और ऑप्शनल क्वेश्चन में भी आंसर क्या है मेरे पास में, ऑप्शंस क्या क्या हैं, 4 ऑप्शंस है मेरे पास में, ए बी सी डी। तो सैम्पल स्पेस क्या हो जाएगा मेरे पास में, ए बी सी डी, यानी टोटल सैम्पल स्पेस जो है मेरे पास में 4 है, ठीक है। और 4 में से एक ही आंसर सही है, 4 में से एक आंसर सही है, तो मेरे पास में प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी यहाँ पर को, वेरी सिंपल, 4 में से एक ही आंसर सही है, ये मेरे पास में प्रोबेबिलिटी है, यानी पी की वैल्यू ये हो जाएगी। ये सक्सेसफुल की होती है, अनसक्सेसफुल की कैसे निकालते हैं, क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस पी हो जाएगा, क्योंकि पी प्लस क्यू इक्वल टू 1 होता है। तो 1 माइनस 1/4 हम करेंगे, तो मेरे पास में ये कितना आ जाएगा, 3/4 आ जाएगा, ठीक है। तो पी भी निकल गया मेरे पास में, क्यू भी निकल गया मेरे पास में, एन की वैल्यू भी है, एक्स की वैल्यू भी है, इसके फॉर्मूले में हम रखेंगे तो ये मेरे पास में लास्टली हम जब निकालेंगे 6 होने की प्रोबेबिलिटी, यानी 6 टाइम्स, यानी 6 एग्जैक्टली उसके 6 क्वेश्चन सही हों 20 में से तुक्के मारने पे, तो 16.86% आएगा ये हमारे पास में फाइनल आंसर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जामिनेशन में आ चुका है। अब आते हैं हम इस टाइप के क्वेश्चंस में। ये क्वेश्चंस ये समझ लो कि अगर ये आया तो 17.5 मार्क्स से कम का नहीं होगा ये क्वेश्चन। तो मैं रिकमेंड करता हूँ कि इन क्वेश्चंस को सीखना है, क्योंकि इसमें क्या होता है, फ्यूअर देन 5 स्टूडेंट। देखो पहला वाला तो बहुत ही ईजी है, ठीक है, जैसे कि हम लोग एग्जैक्टली 7 स्टूडेंट आउट ऑफ 30 चूजन आर टेकन एलजेब्रा, ठीक है, एग्जैक्टली 7, इसमें एग्जैक्टली 7 सीधे सीधे निकल जाएगा, 7 का निकालना है, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ 7, ठीक है, ये सीधे सीधे निकल जाएगा। लेकिन इस टाइप के वर्ड्स अगर आएंगे, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट फ्यूअर देन 5 स्टूडेंट, फ्यूअर देन 5 का मतलब x इज़ लेस देन 5 होना चाहिए, फ्यूअर देन 5 का मतलब x इज़ लेस देन 5। फ्यूअर का मतलब क्या होता है, 5 से कम। इसको अगर हिंदी में तुम कन्वर्ट करोगे, फ्यूअर देन 5 स्टूडेंट्स का मतलब ये तो है कि 5 से कम होने चाहिए। तो वही चीज़ यहाँ पर को तुम देखोगे, फ्यूअर देन 5 स्टूडेंट मीन रेंज ऑफ x, ये हमेशा फ्यूअर, एटमोस्ट, अटमोस्ट, एटलीस्ट, इस टाइप के वर्ड्स आएंगे तो समझ लो कि रेंज पूछ रहा है। और रेंज में क्या होता है कि ये जो फॉर्मूला है तुम्हारे पास में NCX, ये वाला जो फॉर्मूला है तुम्हारे पास में, जिसमें हाईलाइट कर रहा हूँ मैं, ये देखो ये वाला जो तुम्हारे पास में फॉर्मूला है, ये जो हाईलाइट कर रहा हूँ मैं, तो ये रेंज में लगेगा। रेंज का मतलब ये है कि Px इज़ लेस देन 5, x की वैल्यू 5 से कम है, यानी p की वैल्यू 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, 5 हो सकती है, नहीं हो सकती है, क्योंकि 5 से कम है x की वैल्यू। तो इसमें क्या हो जाता है, थोड़ा सा टास्क हमारा बढ़ जाता है। जो हम पिछले क्वेश्चंस में हम एग्जैक्टली 1 वैल्यू के लिए निकाल रहे थे, जैसे हमने यहाँ पर को निकाला था 6 के लिए, यहाँ पर को हमें 1 के लिए भी निकालना पड़ेगा, 2 के लिए भी, 3 के लिए भी, 4 के लिए भी निकालना पड़ेगा, और सभी को ऐड कर देना पड़ेगा, ठीक है, सभी को ऐड कर देना पड़ेगा, तब हमारे पास में रेंज ऑफ x, यानी रेंज ऑफ x का मतलब फ्यूअर देन 5 स्टूडेंट्स वाला क्वेश्चन निकलेगा, ठीक है। तो मैंने सॉल्व किया है, ये देखना, समझ में नहीं आया तो पूछना मुझसे, लेकिन मैं ये वाला क्वेश्चन करा देता हूँ, ठीक है। फर्स्ट वाला खुद से करना, ये वाला पार्ट, ठीक है। अभी जस्ट इससे पहले जिस मेथड से मैंने बताया था उसी मेथड से सॉल्व होगा एग्जैक्टली। इसमें n, x, p और q की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, ठीक है। बट इसमें क्या है, हमें एक चीज़ दे रखी है, एक चीज़ हमें क्या दे रखी है, एक सरप्राइज ये कि 25% ऑफ द ऑल स्टूडेंट इनरोल्ड इन अ हाई स्कूल XYZ आर टेकिंग एलजेब्रा। 25% वो ले रहे हैं, कह रहा है कि XYZ हाई स्कूल है मेरे पास में, वो एलजेब्रा ले रहे हैं, ठीक है। 30 स्टूडेंट आर चूजन एट रैंडम, 30 स्टूडेंट एट रैंडम चूज़ कर रहे हैं, यानी 30 स्टूडेंट, यानी n की वैल्यू मेरे पास में 30 है, ठीक है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एग्जैक्टली 7 स्टूडेंट, x की वैल्यू यहाँ पर को 7 हो गई, आउट ऑफ 30 चूजन आर टेकिंग एलजेब्रा। एलजेब्रा की प्रोबेबिलिटी उसने पहले ही दे दी है, देखो यहाँ पर 25%, जो परसेंटेज में है यही प्रोबेबिलिटी है। अभी इससे पहले हमें क्या करना पड़ रहा था, सैम्पल स्पेस हमें फाइंड करना पड़ रहा था, और सैम्पल स्पेस से हम प्रोबेबिलिटी निकाल लेते। देखो यहाँ पर को परसेंटेज में ऑलरेडी दे दिया उसने, तो हमें सैम्पल स्पेस निकालने की ज़रूरत नहीं है, यही हमारे पास में प्रोबेबिलिटी होगी 25%, यानी 0.25। अब हमें मालूम है P प्लस क्यू क्या होता है मेरे पास में, P प्लस क्यू इक्वल टू 1 होता है। P की वैल्यू तुम्हें 0.25 दे रखी है, Q की वैल्यू तुम निकाल लोगे, 0.75 आ जाएगा, और वैल्यू
ये वैल्यू इसमें पुट कर दोगे तो तुम्हारे पास में आंसर आ जाएगा। फ्यूअर देन 5 के लिए क्या करोगे, फ्यूअर देन 5 के लिए यही सेम चीज़, x इक्वल टू जैसे यहाँ पर को 7 कर रहे थे, लेकिन यहाँ क्या होगा, लेस देन 5 हो जाएगा। लेस देन 5 का मतलब क्या हो सकता है, लेस देन 5 का मतलब ये होता है कि p 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 तक हो सकता है, 5 हो सकता है, नहीं हो सकता है क्योंकि x की वैल्यू लेस देन 5 है। p1 के लिए ये पूरा फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। फिर p2 के लिए ये वाला फॉर्मूला लगे, ये सेम फॉर्मूला है 2 के लिए। एक बार x की वैल्यू 1 ली है, एक बार x की वैल्यू 2 ली है, फिर देखो 3 ली है, फिर एक बार 4 ले रखी है, सेम। और n की वैल्यू हमेशा सेम है देखो, और p और q की वैल्यू हमेशा सेम है। बस क्या हो रहा है यहाँ पर को, एक बार यहाँ पर को देखो ये चेंज हो रहा है, क्या हो रहा है, p की पावर x, यहाँ x की पावर क्या है 1, x क्या है 1 है, तो यहाँ 1 आ गया। x की पावर यहाँ 2 है, देखो यहाँ x की पावर यहाँ पर को 2 है, तो यहाँ पर को भी 2 है, ठीक है। क्योंकि क्या होता है फॉर्मूले में, q की पावर n माइनस एक्स, p की पावर x होता है q की पावर n माइनस एक्स, ये n माइनस एक्स है। n कितना हो जाएगा, n 30 है, n मेरे पास में 30 है, 30 माइनस कितना हो जाएगा x कितना है मेरे पास में 2, तभी ये 28 आ रहा है यहाँ पर को। इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास में 9.769% आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। तो ये मेरे पास में दूसरा एग्जाम्पल हो गया किसका, बाइनोमियल जो हमारे पास में डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसकी प्रोबेबिलिटी निकालने का। अब आते हैं हम तीसरा तीसरा मुझे मीन निकालना है। मीन का फॉर्मूला क्या होता है, मीन इक्वल टू, बाइनोमियल में भी जो फॉर्मूला होता है मीन निकालने का, मीन जो होता है वो हमारे पास में क्या होता है, नंबर ऑफ ट्रायल्स इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेसफुल इवेंट। पी क्या होता है, नंबर ऑफ सक्सेसफुल इवेंट। नंबर ऑफ ट्रायल्स कितने हैं, 30 ट्रायल्स उसने दे रखे हैं, एन की वैल्यू, पी की वैल्यू उसने दे रखी है 30 इंटू 0.25 हम करेंगे तो 7.5 मेरे पास में आ जाएगा। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, अब देखो वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर क्या होता है मेरे पास में, एन इंटू पी इंटू क्यू, ये आता है मेरे पास में, ठीक है। ये किस में होता है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में। ये दो फॉर्मूले याद रखने ना, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में, ठीक है। अब हम आते हैं पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन में। ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन जो है, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बोलूँ तो वेरी 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 इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। एक क्वेश्चन ये मान के चलो कि आएगा ही आएगा पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन से, ठीक है। बाइनोमियल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन बाइनोमियल से आता है, एक क्वेश्चन पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन से आता है, और किस्मत सही रही तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से भी आता है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन भी इजी होता है, बट इन दो से ज़्यादा आता है, पॉइसन और नॉर्मल से, ठीक है। तो पॉइसन में क्या होता है, जनरली हमें ये होता है कि टाइम इंटरवल दिया होता है, देखो ये टाइम इंटरवल, और इसमें दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। टाइम इंटरवल गिवन होगा, एक में क्या होगा, सेम टाइम इंटरवल होगा, और एक में डिफरेंट टाइम इंटरवल होगा। तो दोनों टाइप के क्वेश्चन आते हैं, सेम और डिफरेंट वाले, ठीक है। डिफरेंट टाइम इंटरवल दे देगा और एक में सेम दे देगा। फॉर एग्जाम्पल सीधे हम क्वेश्चन करते हैं, अ स्मॉल बिजनेस रिसीव्स ऑन एवरेज 12 कस्टमर पर डे। एक कोई बिजनेस है, समझ लो कि तुम्हारा ही कोई बिजनेस है, उसमें 12 कस्टमर एक दिन में आ रहे हैं, ठीक है। एक दिन में कितने कस्टमर आ रहे हैं, 12 दिन में। वो पूछ रहा है कि व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट बिजनेस विल रिसीव एग्जैक्टली 8 कस्टमर इन 1 डे। अब देखो इसमें टाइम की बात कर रहा है, कस्टमर पर डे, ये देखो 1 डे, और ये भी यहाँ पर को पर डे का मतलब भी 1 डे होता है, ठीक है। तो हम ये समझ गए हैं कि ये टाइम की बात कर रहा है, यानी एक ही पैरामीटर की बात कर रहा है। तो मैंने बताया था कि जहाँ एक पैरामीटर की बात होती है, लैम्डा की बात, ठीक है, तो एक ही पैरामीटर की 12 कस्टमर पर डे आ रहा है, और यहाँ पर को 8 कस्टमर, एक ही पैरामीटर तो है, कस्टमर, पैरामीटर क्या है यहाँ पर को, कस्टमर है, ठीक है। और एक ही पैरामीटर की हमारी बात हो रही है, और टाइम क्या है, वो भी सेम है, टाइम सेम है। अभी देखो टाइम सेम वाले हम क्वेश्चन कर रहे हैं, अभी कुछ देर में हम करेंगे डिफरेंट टाइम वाले क्वेश्चंस भी, ठीक है। तो यहाँ पर को देखो टाइम इंटरवल इज सेम, डिड नॉट चेंज,
ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो ये पहले, सबसे पहले तुम्हें क्वेश्चन में ये देखना होगा, इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे कि क्या टाइम इंटरवल सेम है कि नहीं है। अगर टाइम इंटरवल सेम है तो ये वाली प्रोसेस फॉलो करोगे, नहीं तो दूसरी प्रोसेस फॉलो करोगे डिफरेंट वाले में, वो भी उतना यानी इतना जिसे बोलते हैं कि डिफ़िकल्ट नहीं है। तो हम आते हैं इसमें। तो मेरे पास में क्या दे रखा है यहाँ पर को, स्मॉल बिजनेस रिसीव ऑन एवरेज, ये देखो यहीं पर को इसने बोल दिया ऑन एवरेज। इसमें एवरेज को हम क्या बोलते हैं, मीन बोलते हैं। एवरेज को मीन, एवरेज ही तो होता है मीन, तो मीन को हम किससे दिखाते हैं, म्यू से दिखाते हैं। बट पॉजन में जो फॉर्मूला होता है उसमें लैम्डा से हम दिखाते हैं। ठीक है, तो कुछ भी यूज़ कर लो, म्यू यूज़ कर लो या फिर लैम्डा यूज़ कर लो। मैंने बताया था क्लास में कि दोनों फार्मूले सही हैं। मैं ये यूज़ करूँगा लैम्डा की पावर एक्स ई की पावर माइनस लैम्डा अपॉन एक्स का फैक्टोरियल। ठीक है, तो इसमें केवल क्या दे रखा है, हमें दे रखा है 12 कस्टमर पर डे आ रहे हैं, एग्जैक्टली 8 कस्टमर आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी ये पूछ रहा है बस, बहुत ही ईजी है। ठीक है, म्यू एवरेज ऑन एवरेज 12 कस्टमर पर डे ऑन एवरेज। तो यहाँ पर को मेरे पास में लैम्डा क्या दे रखा है, लैम्डा 12 कस्टमर, ये देखो मीन मुझे दे रखा है 12 कस्टमर, और मुझे आने कितने चाहिए, एग्जैक्टली 8 कस्टमर। एग्जैक्टली देखो, एग्जैक्टली 8 कस्टमर निकालने की प्रोबेबिलिटी, यानी मुझे क्या दे रखा है, एग्जैक्टली 8 आने चाहिए, यानी मुझे एक्स की वैल्यू दे रखी है जो वो क्या है 8 है। और मेरे पास में फॉर्मूला क्या होता है, इसमें बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है, एक्स इक्वल टू एक्स लैम्डा की पावर एक्स ई की पावर माइनस लैम्डा अपॉन एक्स का फैक्टोरियल। दो चीज़ मालूम होनी चाहिए बस यहाँ पर, कोई एक लैम्डा की वैल्यू और एक्स की वैल्यू, ईजिली आंसर निकल जाएगा। ठीक है, लैम्डा और एक्स की वैल्यू मालूम होनी चाहिए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस होते हैं, छोड़ के मत आना, मैं दोबारा कह रहा हूँ कि छोड़ के मत आना इन क्वेश्चंस को, बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, ये रिवीजन क्लास है। तो इसमें लैम्डा की वैल्यू मेरे को सीधे सीधे उसने 12 दे दी है, एक्स की वैल्यू एग्जैक्टली 8 कस्टमर है। तो उसके बाद में इस फॉर्मूले में सीधे वैल्यू रख दोगे तो ये मेरे पास में कैलकुलेटर से कैलकुलेट करोगे तो सीधे सीधे ये आ गया 0 पॉइंट समथिंग। इसको 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6.55% आ गया। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास में पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन। अब नेक्स्ट आते हैं सेम, अ स्टूडेंट रिसीव्स ऑन एवरेज 7 टेक्स्ट मैसेज इन अ 2 आवर पीरियड। 2 घंटे में उसको 7 टेक्स्ट मैसेज मिल रहे हैं एक स्टूडेंट को। ठीक है, 7 टेक्स्ट मैसेज इन अ 2 आवर पीरियड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट विल रिसीव एग्जैक्टली 9 टेक्स्ट मैसेज इन अ 2 आवर पीरियड। देखो सेम टाइम पीरियड, ये देखो टाइम पीरियड दोनों में सेम है, टाइम पीरियड दोनों में सेम है, दिख रहा है टाइम पीरियड सेम है तो सेम फार्मूला लगेगा। वही क्या फार्मूला लगेगा, यहाँ पर को देखो ये वाला फार्मूला लगेगा, ये फार्मूला लगेगा पी एक्स इक्वल टू एक्स, म्यू की जगह हम क्या यूज़ करते थे, लैम्डा की पावर एक्स ई की पावर माइनस लैम्डा अपॉन एक्स का फैक्टोरियल। कुछ भी यूज़ करो, म्यू भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो अब लैम्डा क्या होता है, यहाँ पर को मीन होता है या फिर एवरेज होता है, याद रखना। और ये एक्स क्या होता है जो हमें निकालना है, नंबर ऑफ कितने यानी प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है कि 9 टेक्स्ट मैसेज, क्या स्टूडेंट विल रिसीव एग्जैक्टली 9 टेक्स्ट मैसेज, यानी एक्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 9 होनी चाहिए, ये 9 होनी चाहिए। अब लैम्डा कैसे निकलेगा भैया, लैम्डा क्या होता है, मीन होता है। ठीक है, तो वो क्या है, ऑन एवरेज, देखो यहाँ पर कोई एक वर्डिंग है, ऑन एवरेज 7 टेक्स्ट मैसेजेस, 7 टेक्स्ट मैसेज, यानी मेरे पास म्यू या फिर लैम्डा की वैल्यू 7 है, एक्स की वैल्यू 9 है, सीधे सीधे फॉर्मूले में वैल्यू रखो और आंसर निकालो। ये मेरे पास में 10.14% आ जाएगा। ठीक है, परसेंटेज कैसे आई, इंटू 100 कर दिया, जो आया हमारे पास में आंसर इंटू 100 कर दिया, तो ये मेरे पास में परसेंटेज में आंसर आ गया। ठीक है, अब देखो बी क्वेश्चन क्या कहता है कि व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट विल रिसीव एग्जैक्टली 24 टेक्स्ट मैसेजेस इन ऑन 8 आवर पीरियड। पहले देखो अ स्टूडेंट रिसीव ऑन एवरेज, पहला हमारा क्वेश्चन क्या था, अ स्टूडेंट रिसीव्स ऑन एवरेज 7 टेक्स्ट मैसेज इन अ 2 आवर पीरियड। ठीक है, 2 आवर पीरियड के लिए कह रहा था, लेकिन अब क्या कह रहा है, 8 आवर पीरियड के लिए कह रहा है। और कितने मैसेज मिलने चाहिए, एग्जैक्टली 24, यानी एक्स की वैल्यू भी चेंज हो गई। अब देखो यहाँ पर को, ठीक है, एक्स की वैल्यू यहाँ पर को चेंज हो गई। हमें क्या करना पड़ता है, अगर हमारे पास में डिफरेंट टाइम पीरियड होता है, ये देखो यहाँ पर को डिफरेंट टाइम पीरियड होता है। पहले कितना था हमारे पास में, ये देखो 2 आवर का टाइम पीरियड था, 2 आवर मैंने यहाँ हाईलाइट किया है। फिर कितना हो गया हमारे पास में,
8 आवर का पूछ रहा है, 8 आवर का टाइम पीरियड। 2 आवर में मुझे कितने टेक्स्ट मैसेज मिलते थे? 7 टेक्स्ट मैसेज मिलते थे। अब 8 आवर में मुझे कितने मिलते हैं? 24 टेक्स्ट मैसेजेस मिलते हैं। ठीक है, तो मेरे पास में एक प्रोपोर्शनल फार्मूला होता है म्यू टू या फिर λ2 अपॉन λ1। ठीक है, क्या होता है मेरे पास में एक प्रोपोर्शनल फार्मूला होता है, अगर टाइम अगर डिफरेंट है, λ2 अपॉन λ1 इक्वल टू मेरे पास में होता है T2 अपॉन T1 यानी टाइम। ठीक है, ये बहुत ही ईजी है। यहाँ भी 2 है, यहाँ पर को भी 2 है, यहाँ पर को भी 1 है, यहाँ पर को भी 1 है। ठीक है, तो ये मेरे पास में फार्मूला है। इस फार्मूले में वैल्यू रखोगे तो मेरे पास में नया λ2 की वैल्यू आ जाएगी। λ2 मुझे निकालना होता है एक्चुअली, क्योंकि मुझे क्या है, ये फार्मूला यूज़ करना है ना। अगेन मुझे ये फार्मूला यूज़ करना है, लैम्डा की पावर x e की पावर माइनस लैम्डा अपॉन x का फैक्टोरियल। इसमें क्या होता है कि लैम्डा चेंज हो जाता है। ठीक है, तो मुझे यहाँ पर को अगर टाइम इंटरवल डिफरेंट होता है तो मुझे लैम्डा की वैल्यू निकालनी होती है। ये λ2 है। λ1 तो मेरे पास में ऑलरेडी दिया हुआ है। लैम्डा की वैल्यू क्या है मेरे पास में? लैम्डा यानी एवरेज वैल्यू मुझे 7 दे रखी है, लेकिन अगर टाइम इंटरवल क्या होगा, चेंज होगा, तो ये वैल्यू चेंज हो जाती है। इसलिए ये वाला फार्मूला यूज़ करते हैं। λ1 हम जानते ही हैं कितना है। λ1 कितना है? λ2 मुझे निकालना है। λ1 कितना था पहले? 7, पिछले क्वेश्चन में हमने देखा था। T2 कितना है मेरे पास में? 8 है। ठीक है, और मेरे पास में क्या है यहाँ पर को T1 की वैल्यू कितनी है? 2 है। ठीक है, 2 4 जा 8, 7 को 28, तो λ2 की वैल्यू 28। बस इतना ही होता है यहाँ पर को, इतना ही करना है, बाकी फार्मूला सेम लगाना है। और एग्जैक्टली कितनी बार पूछ रहा है वो पूछ रहा है कितनी बार है बी क्वेश्चन में? एग्जैक्टली 24 मैसेजेस इन 8 आवर पीरियड। एग्जैक्टली 24 मैसेजेस, यानी एक्स की वैल्यू क्या है मेरे पास में? 24 मैसेजेस हैं। तो एक्स की वैल्यू 24, ये देखो 24, और लैम्डा की वैल्यू 28, लैम्डा की पावर एक्स 24 ई की पावर माइनस लैम्डा, ठीक है, अपॉन एक्स का फैक्टोरियल, 24 का फैक्टोरियल। इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करोगे तो ये आएगा, इंटू 100 करोगे तो 6.009% आ गया। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो ये वाला खुद से करना है। अ स्मॉल बिजनेस रिसीव्स ऑन एन एवरेज 8 कॉल्स पर आवर, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बिजनेस विल रिसीव एग्जैक्टली 7 कॉल इन 1 आवर? PX द बिजनेस विल रिसीव एट मोस्ट, ये मैं एट मोस्ट वाला मैं कराऊंगा, ये एट मोस्ट आ गया ना, एट मोस्ट। तो एट मोस्ट, एट लीस्ट ये आ जाता है, तो रेंज आ जाती है हमेशा। रेंज का मतलब क्या? जैसे मैंने पिछले बाइनोमियल में तुम्हें बताया था कि रेंज एट मोस्ट एट लीस्ट अगर कुछ आ जाती है तो उसमें रेंज आ जाती है। तो उसमें कुछ नहीं करना होता है, फार्मूला थोड़ा बड़ा हो जाता है। बड़ा क्या होता है? सेम फार्मूला रहता है। जैसे एग्जैक्टली जो पूछ रहा है, एग्जैक्टली 2 बार आने की प्रोबेबिलिटी, तो एट लीस्ट में क्या आ जाती है? एट मोस्ट 5 तो आनी ही चाहिए, 5 से ज़्यादा भी आ सकती है। इसका मतलब ये होता है एट मोस्ट 5 कॉल्स। ठीक है, एटलीस्ट, ठीक है, एटलीस्ट का मतलब, सॉरी, एटलीस्ट का मतलब होता है, अगर एटलीस्ट होता 5 कॉल्स था, 5 तो आनी चाहिए, 5 से ज़्यादा भी हो सकती है। और एटमोस्ट का मतलब ये होता है कि 5 कॉल होनी चाहिए, एटमोस्ट 5 कॉल्स। ठीक है, मोर देन 6 कॉल्स इन 1 आवर। मोर देन 6 कॉल का मतलब, मोर देन 6 कॉल का मतलब एक्स की वैल्यू मोर देन 6 है। ठीक है, एटलीस्ट का मतलब एक्स, एटलीस्ट 7 कॉल्स अगर बात कर रहा है तो एटलीस्ट इसका मतलब ये है कि इतना तो होना ही चाहिए, यानी 5 तक तो होनी चाहिए। यानी एक्स की वैल्यू क्या होगी? ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? एक्स की वैल्यू 1 भी हो सकती है, ठीक है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, 5 तक होगी यानी। ठीक है, 0 भी हो सकती है, नहीं भी आ सकती है कॉल्स। ठीक है, तो ये तुम्हें करना होगा मोर देन 6 कॉल पर आवर। तो यहाँ पर कोई ये क्वेश्चन सॉल्व किया है, सेम फार्मूले लगे हैं देखो। ठीक है, कुछ नहीं करना है, पहला वाला तो सिंपल है, म्यू एक्स सब दे रखा है यहाँ पर को। अब देखो यहाँ पर को हमने क्या किया है, सेकेंड वाले पार्ट में, सेकेंड पार्ट में बी वाला जो पार्ट है, PX प्रोबेबिलिटी, PX क्या है? प्रोबेबिलिटी निकालना है ऑफ द बिजनेस विल रिसीव एट मोस्ट 5 कॉल्स इन 1 आवर। ठीक है, 1 आवर में टाइम पीरियड दे रखा है। एट मोस्ट, ये क्या होता है? एट मोस्ट, एट मोस्ट, एट मोस्ट 5 कॉल का मतलब क्या है कि 5 तक कॉल आनी चाहिए, यानी 5 तक कॉल। यानी ये 0 क्यों आया है यहाँ पर को? 0 इसलिए आया है क्योंकि नहीं भी आ सकती है कॉल, 0 से ही तो स्टार्ट होगा, कोई कॉल नहीं है। ठीक है, फिर 1 कॉल है,
फिर 2 कॉल है, फिर 3 कॉल है, फिर 4 कॉल है और फिर 5 कॉल है। तो हमेशा याद रखना है यहाँ पर को एट मोस्ट का मतलब 5 तक की कॉल पूरी इंक्लूड होगी, 4 तक की इंक्लूड नहीं होगी, 5 तक का पूरा। एट मोस्ट का मतलब पूरा, लेस देन इक्वल टू 5 का मतलब 0 से लेके 5 तक का, 0 से लेके 5 तक का, इसलिए इसको रेंज बोल रहे हैं। ठीक है, अब हम पहले क्या करते थे, 1 के लिए निकालते थे, 5 के लिए निकालेंगे या फिर 4 के लिए निकालेंगे। यहाँ पर को अब हमें सबके लिए निकालना होगा। ठीक है, तो इसके लिए ई की पावर ये है मेरे पास में लैम्डा या फिर म्यू जो भी है, ठीक है, ये मेरे पास में क्या हो जाएगा, सॉरी ये चेंज होगा। ये जो पार्ट है, 1 मिनट रुकिए, ये जो पार्ट है मेरे पास में, ये जो पार्ट है ये सेम रहेगा, बाकी ये हमेशा चेंज होंगे। तो इसीलिए मैं यहाँ पर को इसको कॉमन ले लेता हूँ और बाकी को एक साथ ब्रैकेट में लिख दे रहा हूँ। ठीक है, तो म्यू मेरे पास में क्या आएगा, म्यू मुझे गिवन है 8 है यहाँ पर को, और एक्स की वैल्यू क्या होगी 0, क्योंकि हम 0 के लिए निकाल रहे हैं। फिर एक्स की वैल्यू 1 है, 8 की पावर 1 अपॉन 1 का फैक्टोरियल प्लस 8 की पावर 2 अपॉन 2 का फैक्टोरियल, ऐसे 5 तक का पूरा जाएंगे। ठीक है, इसको हम सॉल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर। तो ये मेरे पास में लास्ट में फाइनली ये आंसर आएगा। तो ये है इंपॉर्टेंट। सी पार्ट क्या है, सी पार्ट है मेरे पास में, इसका सी पार्ट सॉल्व करने के लिए मोर देन 6 कॉल्स इन 1 आवर। मोर देन 6 का मतलब क्या होता है, एक्स इज़ ग्रेटर देन 6। ठीक है, तो यहाँ हम देखेंगे मोर देन 6 का मतलब तो ये है मोर देन 6, एक्स इज़ ग्रेटर देन 6। ठीक है, तो एक्स ग्रेटर देन 6 यानी 7, 8, 9, 10, ये तो इन्फिनेटिव तक जाएगा। हम निकाल थोड़ा ना सकते हैं इन्फिनेटिव तक का। चलो ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ 7 निकालेंगे, 8 निकालेंगे, 9 निकालेंगे, 10 निकालेंगे, ऐसे करके इन्फिनेटिव तक हम कैसे जोड़ते रहेंगे उसको, रेंज ही तो है ये भी। तो अब इसके लिए क्या होता है सल्यूशन, हमने ये बताया था कि इसने क्वेश्चन क्या किया है यहाँ पर को, मोर देन 6 कॉल्स इन 1 आवर। ठीक है, क्या किया है हमारे पास में, मोर देन 6 कॉल्स पर आवर, मोर देन ये कर दिया है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि ये क्या है, सक्सेस हम इसको बोल देते हैं, मोर देन 6 कॉल, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स ग्रेटर देन 6। ठीक है, ये क्या हो सकता है सक्सेस, और इससे कम आने की वो फेलियर हो जाएगा। यानी प्लस अगर मैं बोल दूं मोर देन 6, लेकिन 6 इंक्लूड नहीं है, ठीक है, याद रखना, यानी पी एक्स इज लेस देन इक्वल टू 6 होगा। क्यों होगा 6 लेस देन इक्वल टू, क्यों आया है यहाँ पर को, क्योंकि देखो यहाँ एक्स ग्रेटर देन 6 का मतलब ये होता है, मोर देन 6 का मतलब ये होता है 7, 8 से स्टार्ट होगा, 7 से स्टार्ट होगा, यानी यहाँ पर को 6 इंक्लूड नहीं है, इसलिए यहाँ पर को 7 से छोटा क्या होता है 6 होता है, इसलिए 6 इंक्लूड होगा, और 6 से छोटे सारे इंक्लूड होंगे, इक्वल टू 1 हो जाएगा, ये P हो जाएगा, ये Q हो जाएगा, P प्लस Q इक्वल टू 1, वही वाला फॉर्मूला, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए मैंने बताया। तो ये मेरे पास में मोर देन 6 निकालने के लिए, ये जो मोर देन 6 निकाला है 1 माइनस क्या आ जाएगा, P एक्स इज लेस देन 6। अब ये तो हम निकाल सकते हैं लेस देन वाला, क्योंकि एक्स लेस देन वाला 6 लेस देन 6 क्या होता है, 0 से स्टार्ट होके 6 तक का पूरा जाएगा। तो ये 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 तक हम पहुँचे हैं। तो एक एक करके ई वाला तो हमारे पास में हमेशा कॉमन होगा, बाकी एक्स की वैल्यू जो हमारे पास में है, पहले 0 होगी, फिर 1 होगी, फिर 2 होगी, फिर 3 होगी, फिर 4 होगी, 5 होगी, 6 होगी, और लैम्डा हमें मालूम ही है 8 है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो 68.7% हमारे पास में आया। देखो पहचान क्या है, अब पॉइजन रैंडम वेरिएबल इज अ काउंट ऑफ द नंबर ऑफ अकरेंस ऑफ एन इवेंट इन अ गिवन यूनिट ऑफ टाइम, डिस्टेंस, एरिया, वॉल्यूम एक्सेट्रा। ठीक है, ये हमारे पास में ये है। ठीक है, अब आते हैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन में। अ कार हायर फर्म हैज़ 2 कार्स विच इट फायर्स आउट डे बाय डे। ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने शायद एग्जाम में भी दिया था। द नंबर ऑफ डिमांड फॉर अ कार ऑन ईच डे इज डिस्ट्रीब्यूटेड एज पॉजन वेरिएट। ये तो बहुत अच्छी बात होगी, देखो इसने यहीं पर को दे दिया, पॉजन वेरिएट में डिस्ट्रीब्यूशन है, विथ मीन भी दे दिया, यानी लैम्डा की वैल्यू उसने दे दिया यहाँ पर को 1.5 है। कैलकुलेट द प्रपोर्शन ऑफ डेज ऑन विच नीदर कार इज़ यूज्ड। कोई कार यूज़ नहीं हुई है
और सम डिमांड इज़ रिफ्यूज्ड। सम डिमांड रिफ्यूज़ कब होंगी, देखो चलो पहले सबसे पहला वाला क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन क्या कहता है। पी एक्स इक्वल टू लैम्डा की पावर एक्स ई की पावर माइनस लैम्डा अपॉन एक्स का फैक्टोरियल। ये है मेरे पास में पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला, और बहुत ही इजी फार्मूला है, ठीक है। मीन इसने मुझे दे दिया शुरुआत में 1.5 है। तो फर्स्ट ही वो क्या कह रहा है कि नीदर कार इज़ यूज्ड। नीदर कार इज़ यूज्ड का मतलब क्या है, कोई कार यूज़ ही नहीं हुई है, यानी एक्स की वैल्यू क्या है मेरे पास में 0, एक्स की वैल्यू 0 है, यानी कोई कार यूज़ नहीं हुई है। यानी वो पूछ रहा है एक्स इक्वल टू 0 के लिए क्या है प्रॉबिलिटी, व्हाट इज़ द प्रॉबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू 0। बहुत ही ईजी है, लैम्डा 1.5 है, एक्स की वैल्यू 0 है, ई की पावर माइनस 1.5 हो जाएगा, 0 का फैक्टोरियल, ये मेरे पास में आ जाएगा वैल्यू। कैलकुलेट कर लेंगे कैलकुलेटर से, ये मेरे पास में ये आ जाएगी वैल्यू। दूसरा मुझे पूछा है कि सम डिमांड इज़ रिफ्यूज्ड, सम डिमांड रिफ्यूज्ड। अब देखो अ कार हायर फर्म हैज़ 2 कार्स, उसने बोला है कि 2 कार हैं, एक मेरे पास में 2 कार हैं, या फिर आप लोगों के पास में ये सब समझ लो कि 2 कार्स हैं, 2 कार्स हैं तुम्हारे पास में, ठीक है। विच इट फायर्स आउट डे बाई डे, हर दिन ये चलती हैं, हर दिन चलती हैं, यानी तुम्हारी दोनों कारें चलती हैं हर दिन, ये कह रहा है। द नंबर ऑफ डिमांड फॉर अ कार ऑन ईच डे इज डिस्ट्रीब्यूटेड एज पॉइसन वेरिएट। अच्छा तुम ये समझ लो तुम्हारी ट्रैवल कंपनी है, तुम्हारे पास में 2 कारें हैं और हर दिन चलती हैं ये, और ये पॉइसन वेरिएट में है, ठीक है। कैलकुलेट द प्रपोर्शन ऑफ डेज ऑन विच नीदर कार इज यूज। किसी दिन ऐसा है कि कोई डिमांड ही नहीं आई तुम्हारे पास में, यानी बिजनेस से बिल्कुल एकदम ठप रहा, यानी प्रॉबिलिटी ऑफ कोई कार जाने की 0 हो गई, ठीक है। नीदर कार इज यूज, ये पूछ लिया उसने फर्स्ट क्वेश्चन में। दूसरा वो कह रहा है कि सम डिमांड इज रिफ्यूज्ड। रिफ्यूज़ कब हो सकती है, जब अगर तुम्हारे पास में ये आ जाए कि तुम्हारे पास 2 ही कार हैं, तुम 2 ही लगा सकते हो ना किराए में। अगर तुम्हारे पास में डिमांड ज़्यादा आ गई, 3 कार की आ गई, तो तुम क्या कर दोगे, रिफ्यूज़ कर दोगे उसको, ठीक है। तुम क्या करोगे, रिफ्यूज़ कर दोगे उसमें, जब मोर देन 2 कारें हो जाए, यानी मोर देन 2 कारों की डिमांड आ गई है, तो तुम्हारे पास में 2 ही कार ना, तुम कैसे अरेंज करोगे तीसरी कार, इसलिए तुम रिफ्यूज़ करोगे। इसीलिए ये पूछ रहा है कि सम डिमांड इज़ रिफ्यूज्ड। तो रिफ्यूज़ कब करोगे, जब उसकी प्रॉबिलिटी क्या होगी, प्रॉबिलिटी मुझे निकालनी है x इज़ ग्रेटर देन 2। यहाँ पर को देखो x इज़ ग्रेटर देन 2। अब देखो x इज़ ग्रेटर देन 2 तो क्या हो सकता है, 2 ग्रेटर देन 2 यानी 3 4 5 6 7 ऐसे इनफाइनाइट तक हो सकता है। कैसे निकालेंगे हम रेंज, तो बड़ा मुश्किल है निकालना। तो इसके लिए भी सेम वही चीज़, प्रॉबिलिटी ऑफ x इज़ ग्रेटर देन 2 यानी 3 से स्टार्ट हो रहा है, प्लस प्रॉबिलिटी ऑफ 3 से स्टार्ट हो रहा है यानी x लेस देन इक्वल टू 2 आएगा यहाँ पर, कोई इक्वल टू 1। तो ये हमें निकालना है, तो पी एक्स ग्रेटर देन 2 क्या हो जाएगा, 1 माइनस पी एक्स लेस देन इक्वल टू 2 के इक्वल हो जाएगा। तो ये निकालना है, तो ये कहाँ से स्टार्ट होगा, 0 होगा प्रॉबिलिटी, ये 1 होगी और 2 तक जाएगी, 0 1 2, ठीक है। तो हम क्या निकालेंगे, सबसे पहले ये 0 के लिए है, ये 1 के लिए है, ये 2 के लिए है, ये हम निकालेंगे। तो ये हम रख देंगे वैल्यू 1 माइनस में, ये जो हमने 1 माइनस में, ये याद रखना 1 माइनस ई की पावर, ई वाला कॉमन हो जाएगा और बाकी लैम्डा की पावर एक्स अपॉन एक्स का फैक्टोरियल, ये मेरे पास में ये आएगा। तो इनको वैल्यू रख देंगे सेम वही रेंज में, ठीक है। तो ये मेरे पास में आ जाएगा, ठीक है। अब देखो ये एक चीज़ याद रखना, लैम्डा इक्वल टू क्या होता है, एन पी होता है। अगर तुम्हारे पास में एन वैल्यू दे रखी है, प्रोबेबिलिटी वैल्यू दे रखी है, तुम सीधे सीधे निकाल सकते हो कोई भी चीज़, ठीक है। अब एक क्वेश्चन है, सपोज दैट अ नंबर ऑफ टाइपोग्राफिकल एरर ऑन अ सिंगल पेज ऑफ दिस बुक हैज़ अ पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन। देखो कोई बुक है मान लिया फॉर एग्जांपल, और उस बुक में टाइपिंग एरर हो गई है, टाइपोग्राफिकल एरर उस चीज़ को बोलते हैं, ठीक है। सिंगल पेज में, एक सिंगल पेज में इतनी एरर है कह रहा है, ठीक है। विथ अ पैरामीटर लैम्डा इक्वल टू 1/2 यानी मीन दे रखा है। कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट देयर इज एटलीस्ट 1 एरर ऑन दिस बुक। एटलीस्ट 1 का मतलब क्या होता है, एटलीस्ट 1 का मतलब ये होता है x इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू 1, यानी 1 तो होना चाहिए, उससे भी ज़्यादा होना चाहिए। एटलीस्ट 1 तो होना ही चाहिए इंक्लूड, 1 से ज़्यादा भी हो सकता है, यानी 1 2 3 4 अप टू सोन इन्फिनिटिव। अब कैसे निकालोगे भैया,
इन्फिनेटिव वाला, इसमें भी रेंज आ जाएगी। रेंज क्या है हमारे पास में, ग्रेटर देन निकालने के लिए ये लिखेंगे P प्लस Q। अब देखो इसमें 1 इंक्लूड हो गए, याद रखना ये 1 इंक्लूड है, तो 1 नहीं आएगा इसमें, 1 से छोटा आएगा, x इज़ लेस देन 1 इक्वल टू 1, इसलिए यहाँ पर कोई आया है। और इसको हम P x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 1 जब हम लिखेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 1 माइनस P x इज़ लेस देन 1, x लेस देन 1 एक ही कंडीशन में हो सकता है, बस x इक्वल टू 0 हो, तो 1 माइनस P0 वैल्यू निकालनी है हमें, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ 0। ठीक है, तो 1 माइनस 0 वाला हम फार्मूला लगा देंगे, वही यहाँ पर कोई ये, ठीक है, रेंज में केवल 0 ही बचा है, यहाँ पर को 1 में से घटा देंगे तो ये 39.34% है, मेरे पास में आ गया इसका आंसर। तो ये दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन के, तो प्लीज़ करके जाना पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन। अब आते हैं नया क्वेश्चन पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन के, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इट इज़ नोन दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन आइटम प्रोड्यूस्ड बाय अ सर्टेन मशीन विल बी डिफेक्टिव इज़, देखो डिफेक्टिव वाले जितने क्वेश्चन हैं याद रखना कि डिफेक्टिव अगर कोई वर्ड आ रहा है अगर एग्जामिनेशन में तो पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन वाला ही है, तो याद रख लेना, पहली मैं अभी से बता दे रहा हूँ, पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन वाला ही क्वेश्चन होगा। इट इज़ नोन दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन आइटम प्रोड्यूस्ड बाय सर्टेन मशीन विल बी डिफेक्टिव, एक मशीन है जो कि डिफेक्टिव आइटम प्रोड्यूस कर रही है और उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, 0.05 डिफेक्टिव आइटम आने की प्रोबेबिलिटी। तो उसने P जो हमें दे रखा है 0.05 ये दे रखा है। इट इज़ प्रोड्यूस्ड इफ़ द प्रोड्यूस्ड आइटम आर सेंट टू द मार्केट इन अ पैकेट ऑफ 20। उसने बोला है कि पैकेट कितना है, 20 का पैकेट है, ठीक है, 20 का पैकेट है, यानी उसने n की वैल्यू दे दी है हमारे पास में, 20 का पैकेट यानी n की वैल्यू, ये देखो ये n की वैल्यू दे दी 20, प्रोबेबिलिटी p की वैल्यू दे रखी है, ये p x इक्वल टू, ये नहीं है, ये मेरे पास में ये प्रोबेबिलिटी है p इक्वल टू 0.05 या 5% भी बोल सकता था। डिफेक्टिव ये देखो ना, ये सीधे सीधे बोल दिया उसने। इट इज नोन, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ एन आइटम प्रोड्यूस्ड बाय ए सर्टेन मशीन विल बी डिफेक्टिव इज 0.05। ठीक, तो 0.05 मेरे पास में इसकी प्रोबेबिलिटी है और n की वैल्यू दे रखी है। तो लैम्डा कैसे निकलेगा, लैम्डा इक्वल टू क्या होता है, NP होता है। तो तुम्हें क्या चाहिए होता है पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन में, लैम्डा की वैल्यू तो चाहिए होती है। अगर लैम्डा की वैल्यू सीधे सीधे ना दी गई हो तो n और p वो दिए रहेगा, तो n और p को मल्टीप्लाई करो और सीधे सीधे वैल्यू निकाल लो। तो फर्स्ट वो उसका कहना क्या है, फाइंड द नंबर ऑफ पैकेट्स कंटेनिंग एटलीस्ट, देखो इसमें 3 क्वेश्चन दे रखे हैं, एटलीस्ट, एग्जैक्टली और एटमोस्ट 2 डिफेक्टिव आइटम्स इन अ कंसाइनमेंट ऑफ 1000 पैकेट्स यूजिंग पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, ठीक है, एटलीस्ट में आते हैं। एटलीस्ट 2 डिफेक्टिव मीन्स क्या है, 2 तो होने चाहिए, 2 से अधिक भी हो सकते हैं। अब इसमें भी रेंज आ जाएगी, हमेशा याद रखना एटलीस्ट, अटमोस्ट या फिर हाँ एटलीस्ट या फिर अटमोस्ट इस टाइप के आएंगे तो हमेशा रेंज वाली आएगी। एग्जैक्टली में तो सीधे सीधे हो जाता है। ठीक है, तो मेरे पास में क्या आएगा, Px इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 2, यानी ग्रेटर देन इक्वल टू 2 का मतलब 2 भी इंक्लूड होगा, 3 भी, 4 भी, 5 भी, अप टू सोन इनफाइनाइट तक जाएगा। अब हम इसको कैसे करेंगे, 2 से कम होना चाहिए, यानी इसका मतलब 2 से कम क्या होता है, P प्रोबेबिलिटी हमारी क्या होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 से कम, x की वैल्यू लेस देन 2 से कम 1 ही होता है, लेस देन इक्वल टू 1 तक आएगी। और ये क्या होगा, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 इक्वल टू 1। तो हम जब ये निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस P x लेस देन इक्वल टू 1, ये आ जाएगा जो हमें निकालना है इसकी प्रोबेबिलिटी। तो ये आएगी हमारे पास में P x इज़ लेस देन इक्वल टू 1, 2 ही कंडीशन में हो सकता है, एक तो 0 हो सकता है, एक तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 1, इन दोनों को ऐड करना होगा और 1 में से माइनस करना होगा। तो यही चीज़ मैंने किया है यहाँ। ठीक है, और हम जानते हैं कि ई वाला जो टर्म होता है वो कॉमन होता है, वो मैंने ई वाला टर्म यहाँ कॉमन ले लिया, लैम्डा की पावर x अपॉन x का फैक्टोरियल। ये करेंगे तो इसमें हम फार्मूला लगाएंगे तो मेरे पास में क्या आएगा, लैम्डा की पावर x, लैम्डा हम निकाल चुके हैं ऑलरेडी 1 है। ठीक है, लैम्डा की पावर x कितना है मेरे पास में यहाँ 0 है, अपॉन x का फैक्टोरियल यानी 0 का फैक्टोरियल, अगेन लैम्डा की पावर x यानी अब क्या है 1 है x की वैल्यू, अपॉन 1 का फैक्टोरियल। तो 0 का फैक्टोरियल हमेशा 1 होता है,
1 की पावर 0 हमेशा 1 होती है, तो ये कितना हो जाएगा, 1 + 1 हो जाएगा ये जब सॉल्व करेंगे, और 1 माइनस में से हम कर रहे हैं, यानी 1 - 2। और ये याद रखना कि इससे मल्टीप्लाई क्या हो रहा है, e⁻⁻1 भी हो रहा है मल्टीप्लाई। तो जब हम कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे तो याद रखना e⁻⁻1 का भी मल्टीप्लिकेशन है। तो जब हम फाइनली सॉल्व करेंगे तो ये मेरे पास में 26.42% आएगा, 26.42% आएगा। अब आते हैं हम एग्जैक्टली टू डिफेक्टिव, ये तो हम कर ही लेंगे एग्जैक्टली, इसमें सीधे सीधे ही है। अब तीसरा हमारे पास में क्या है, हमारे पास में एटमोस्ट का मतलब क्या, यानी 2 तक का आना चाहिए। x इज़ लेस देन इक्वल टू 2, बहुत ही ईजी है, 0 1 2 तीन ही केस बन रहे हैं, ये आ गया हमारे पास में। ठीक है, तो अगर तुम्हें निकालना है कि आइटम्स निकालने हैं, यानी ये तो हमने प्रोबेबिलिटी निकाली है ना, अगर तुम्हें आइटम्स निकालने हैं तो तुम क्या करो, जो फाइनल जो तुम्हारे पास में आंसर आया है, प्रोबेबिलिटी आई हुई है, फाइनल प्रोबेबिलिटी जो आई है उसमें टोटल नंबर ऑफ कितने पैकेट्स हैं, पैकेट्स निकालने हैं अगर तुम्हें कंसाइनमेंट के हर, यानी एटलीस्ट, एग्जैक्टली टू डिफेक्टिव या फिर अटमोस्ट वाले में पैकेट्स निकालने हैं सेपरेट, तो तुम क्या कर दोगे, प्रोबेबिलिटी को सीधे सीधे 1000 से, क्योंकि 1000 पैकेट्स हैं तो उनसे मल्टीप्लाई कर दोगे, सबके लिए अलग अलग पैकेट्स आ जाएंगे। इसके लिए जैसे फॉर एग्जांपल 1000 इंटू 0. ये जो मेरे पास में क्या है 0.91969, ये प्रोबेबिलिटी आई थी, इसको मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो 919.69। अब पैकेट तो हमारी हमेशा के किस में होंगे, हमारे पास में डिस्क्रीट में होंगे, यानी अप्रॉक्सिमेट 920 पैकेट्स हमारे पास में ये आ गए। ठीक है, 920 पैकेट हमारे पास में क्या हैं क्या है हमारे पास में, एटमोस्ट 2 डिफेक्टिव आइटम्स, 920 में से 2 डिफेक्टिव आइटम्स हैं, यानी कहने का मतलब ये। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास में। बाकी अभी हम इतना ही सॉल्व कर रहे हैं, बाकी हम देखते हैं। इतना पहले पढ़ लो, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो मैंने बताया है ये अच्छे से करके जाना। बेस्ट ऑफ लक।